कुछ भी आपको गले के दर्द के अगर पिछले क्लास के बारे में अगर आप कुछ और बता सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और ऋतु जी कुछ लास्ट बताना सेशन चाह में रहे हैं? आपने हाँ हाँ बोलिए। लिम्फोटिक सिस्टम के बारे में पूरा बताया था। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट इन आवर चार्ट। हम्म। और कुछ ऐड करना चाहेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम में यानी पहले स्किन पे से पसीना निकलता है, फिर अंदर से एकदम मसल्स के साथ में टाइट मसाज करने से अपने और छिद्र खुलते हैं और उससे डिटॉक्स होता है, और वो सब भी बताया था उसमें आपने। दैट्स ग्रेट। 9:15 हो चुके हैं। आज हम एक पूरा टॉपिक कवर करने वाले एलर्जी का, तो मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं, है ना? चलिए, आप लोगों ने ध्यान रखा, इसके लिए थैंक्स। पढ़ना पढ़ाना जो है तो दोनों की तरफ से होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट दोनों की तरफ से। अगर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट भी मेहनत करते हैं और उसको सीखते हैं, आत्मसात करते हैं, तभी ये प्रोसेस पूरा हो, है ना? ये टू वे प्रोसेस है, एक तरफ से नहीं। फिर हम बताए और कोई समझा नहीं तो फिर इसको फायदा नहीं, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो दूसरा चरण है बीमारी का। हमने बताया कि 6 चरण, 6 स्टेज में बीमारियां होती है, 6 स्टेज। और पहला जो 3 स्टेज होता है ना, उसमें बॉडी में केमिकल्स जो टॉक्सिन्स हैं होते हैं, लेकिन सेल के अंदर नहीं होते। हमारे सेल सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जब सेल को भी वो टीयर करते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, तो फिर तीसरा लास्ट का स्टेज आता है, 4, 5, 6 पहला एक्सक्रीशन फेज था, मतलब कि हमारे शरीर में जो दुसाद की जो टॉक्सिन्स है, ठीक है, वो बाहर निकलने चाहिए। और ये काम करता है लिम्फ। लिम्फ जो टॉक्सिन्स को क्या करता है, जो ब्लड में जो टॉक्सिन्स है उनको फिल्टर करने का काम करता है, और जो बैक्टीरियाज वगैरह है उनको जो किल करने का काम, और छान के उनको फिल्टर करके फिर ब्लड में डाल देता है, ठीक है, जो प्रॉपर चाहिए। तो ये लिम्फ जो है हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इसके बारे में हम लोग ने समझा, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए। और कई बार पोषण को भी शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाने का काम ये करता है। लेकिन होता क्या है जब ये नहीं कर पाता है, ठीक है, और एक्सेस हो जाता है टॉक्सिन्स का, तो ये नहीं कर पाता है तो ब्लड में मौजूद हो जाते हैं, ठीक है। लिम्फ का काम है उसको सही करना, और लिम्फ काम नहीं करेगा सही से तो फिर वो टॉक्सिन्स ब्लड में आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो 2 लेवल पे होता है, एक सुपरफिशियल, एक डीप लेवल पे लिम्फ्स होते हैं, ठीक। तो इससे जुड़ा हुआ क्या बीमारी हो सकता है उसके बारे में हम लोगों ने समझा है। एलोए मेरिडियन पे इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एक्चुअली 24 ओवरऑल पॉइंट्स होते हैं, और ये भी 36 से 49 के बीच में जो पॉइंट्स है वो भी लिम्फ मेरिडियन का आता है। स्पेशली फिर पैर में SP9 और छाती में SP21 के बीच की जो लाइन है, ये भी लिम्फ की लाइन कहलाती है। तो ये हम लोग ने पिछला बार जाना, हमने जाना कि LI11, LI12, LI1, ये सभी जो पॉइंट है हमने उनका जाना। फिर टीथ के लिए सेंस ऑर्गन स्पेशली ज्यादा प्रभावित होते हैं, लिम्फ मेरिडियन पे हम लोग सेंस ऑर्गन का खास तौर पे ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। और जहां भी हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स बनते हैं उन सब का ट्रीटमेंट करने के लिए स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग नहीं जाना। तो पहला क्या हुआ कि एक्स्ट्रा टॉक्सिन जो है हमारे शरीर से ड्रेन नहीं हो रहे, जमा हो रहे, ठीक है, ब्लड में वो तैर रहे। अब क्या है कि यह नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, यह नुकसान पहुंचाने लगते हैं हमारे शरीर को। तो नुकसान पहुंचाएं उसके पहले ही शरीर जो है सजग हो जाता है और उन पर एक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। एक्शन लेने की इस प्रक्रिया को कहते हैं एलर्जी या रिएक्शन फेज। ये आपका इम्यून सिस्टम है,
ठीक है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो किसी भी बैक्टीरिया से आपकी सुरक्षा करता है, वायरस से आपकी सुरक्षा करता है। ठीक है। और ये ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब क्या है ना, आपका ब्लड सबसे बड़ा हीलर है। आपका ब्लड सबसे बड़ा हीलर है। इसमें ऐसी ऐसी चीजें होती है जो किसी बीमारी को ठीक कर सकती है, स्पेशली ऑक्सीजन। तो बॉडी में कहीं पर कोई बाहर से या अंदर से ऐसी चीज दिखती है, टॉक्सिन दिखती है, तो शरीर उस पर रिएक्ट करता है, उसको मार के भगाता है, तोड़ता फोड़ता है। ठीक है। इसके लिए ब्लड की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो वहां पर ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाता है और वो लाल दिखने लगता है। हो सकता है वहां स्वेलिंग आ जाए, हीट हो, कुछ भी, कुछ भी हो, रिएक्शन। क्या है, रिएक्शन बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, तो ये रिएक्शन फेज कहलाता है। हम लोग आज इस रिएक्शन फेज के बारे में जानेंगे, इसको कैसे ट्रीट करते हैं डॉक्टर के पॉइंट से, ये जानेंगे। और ये रिएक्शन का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है उसको भी जानेंगे। ऐसा इसलिए थोड़ी सी डीप नॉलेज की जरूरत होगी हम सभी को। हम आपको शेयर करते हो तो मेरा भी नॉलेज इंक्रीज करता है, और आप भी सीखते हैं हमसे तो आपका भी नॉलेज इंक्रीज करता है। थोड़ी डेप्थ हम चाहते हैं इसमें। तो व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी इज एन एबनॉर्मल रिएक्टिविटी ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसका असामान्य प्रतिक्रिया है। मतलब बॉडी तो रिएक्ट करता ही है, बाहर से कुछ एलियन चीजें आगे बाहर से, तो बॉडी रिएक्ट करेगा ही। ठीक है। लेकिन कई बार ये एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है। एबनॉर्मल हो जाता है। जैसे ब्लड कहीं भेजना है, जैसे आपको एक कीड़ा काट लिया हाथ में, अब वहां पे थोड़ी देर में देखिए लाल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ना, कि वो कीड़ा काटा, उसने कुछ अपना लार अंदर डाल दिया स्किन के अंदर। ठीक है। अब वो बाहरी एक चीज है, बाहरी पदार्थ है, और शरीर चाहता है उसको हटाना। ठीक है। और उस पर एक्शन लेना, तो वहां ब्लड भेज देगा, तो वो जगह लाल हो जाएगा, ज्यादा ब्लड वहां फ्लो होने लगे। अब ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, उसके लिए जरूरी ये भी है ना कि आपका ब्लड का जो पाइप है पतला रहेगा तो कम ब्लड जा पाएगा, लेकिन उसको फैल जाएगा ना तो ज्यादा ब्लड जा पाएगा। इसको डायलेशन कहते हैं, वैसे डायलेशन। लेकिन क्या है कि अगर ये ज्यादा हो ना, तो जो ब्लड वेसल्स है ना वो डिजेनरेट हो सकती है। ठीक है। अब जनन जिसको कहते हैं डीजेनरेशन हो सकता है। और ये जो सभी समस्याएं इससे रिलेटेड होती है, इससे मिलती जुलती जो समस्याएं हैं, जिसका अभी हम लोग नाम नहीं लेंगे, हम लोग उसको एलर्जी मीडिएट पेन या वस्कुलर डिजेनरेशन वेसल कहा जाता है। इस पर ट्रीटमेंट देते हैं। तो एलर्जी कैसे होती है, स्टेप टू स्टेप जो फैक्ट्स हम लोग समझते हैं उसको। पहले क्या होता है ना, सेंसेशन फेज। ठीक है। जब कोई एलर्जी, जैसे कोई परागन है, धूल है, पालतू जानवरों के बाल है, या कोई दवा, या कुछ केमिकल जो हमारे ब्लड में है, ठीक है, जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, ये ब्लड में आता है। ये कहाँ गया, ब्लड में। ठीक है। तो बी सेल्स जो है, जो एक तरह की WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स। हाँ ठीक है। वो चेक करती है कि यह जो, देखिए हमारे ब्लड में हजारों तरह की चीजें चलती रहती है, हजारों तरह के ऑफिसर, स्टाफ, इंस्पेक्टर, और जो चेक नाका पे क्या रहते हैं वो होते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं और बॉडी में खतरनाक चीज तो नहीं कर रही है, ब्लड में कुछ खतरनाक चीज तो नहीं आ गया। ठीक है। तो इसको समझते हैं कि क्या ये खतरनाक है। अगर इन्हें लगता है कि ये खतरनाक है, तो यह जो है उससे लड़ने के लिए IgE एंटीबॉडी बनाती है। IgE भी बोलते हैं इसको, 4 तरह के IgE होते हैं। इसको फुल फॉर्म है इम्यूनोग्लोबिन। ई जो है प्रकार का नाम है, इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडीज, तो इसको IgE एंटीबॉडी कहते हैं। तो मतलब शरीर में अगर कुछ खतरनाक है, तो ये हमारे बी सेल्स जो है उसके क्या बनाते हैं, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बना लेते हैं। ठीक है। अब बना तो लिया है, लेकिन जिसको मारना है, जो चोर जो है घुसा था, वो तो है नहीं, वो तो खत्म कर दिया इन्होंने। ठीक है।
या फिर वो निकल गया किसी तरह से, लेकिन अगला बार घुसेगा तो उसका तो अच्छा से खबर लिया जाएगा। तो उन्होंने उसके लिए हथियार बना लिया है। हर तरह का जो चोर है उसके लिए अलग अलग तरह का हथियार होता है। हर तरह का अलग अलग चोर होता है, सबके लिए अलग अलग चोर, सबके लिए अलग अलग हथियार। उसी को आईजी ई एंटीबॉडी कहते हैं, आईजी एंटीबॉडी। अब ये क्या है ना कि अब वो अगला बार आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी हथियार बना के कहाँ रखेंगे? तो हमारे मास्ट सेल होते हैं ना, उनमें यह जमा होता है। ये हथियार कहाँ जमा होता है? मास्ट सेल में। ये जो मास्ट सेल होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में होती है, पेट में, आंख में, नाक में, ये आगे हम लोग जानेंगे, बहुत सारी जगहों पे होते हैं। ठीक है, एक लिस्ट भी है उसकी। ठीक है, तो ये मास्ट सेल में जमा हुए थे। मास्ट सेल क्या करते हैं? इन हथियारों को जमा करके रखते हैं। नेक्स्ट में कभी भी बाहर से कोई आएगा या उस तरह का पहचान की चीज आएगी, ये हथियार का इस्तेमाल करेगी। तो पहली बार जब कोई एलर्जन घुसता है ना, तो कोई ज्यादा लक्षण नहीं दिखता है, कोई ज्यादा लक्षण नहीं दिखता है, लेकिन शरीर तैयारी करता है कि अगला बार ये आए तो दिक्कत होगी, तो हम तैयारी करके रखते हैं। ठीक है, अब दूसरा है एलर्जिक रिएक्शन फेज। अब वो दोबारा आ गया तो क्या होगा? तो जो हमने हथियार बना के रखा है उस पर अटैक कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब जो है मास्ट सेल में क्या होता है ना, हिस्टामिन होता है मेनली, और ल्यूकोट्राइन्स भी होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और भी इस तरह के केमिकल्स होते हैं। मास्ट सेल के अंदर पूरा हथियार ही होता है। ठीक है, ये आईजीई जो है वहां जाके पहुंचता है, कहता है भाई खतरा आ गया है, तो मास्ट सेल जो है उसको अनलॉक कर देता है, ताला खोल देता है उसका, और वो फट जाता है मास्ट सेल। ठीक है, और हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सभी जाके ब्लड में मिल जाते हैं और उनसे जाके फाइट कर देते हैं, फाइट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो फाइट करते हैं ना, ये केमिकल्स जो उनको, जो बाहर से आए हैं, एलियन चीजें या फिर जो भी है शरीर में, जो तत्व जिसे ये फाइट कर रहे हैं, ठीक है, जब ये फाइट होती है तो एलर्जी के लक्षण पैदा होते हैं। जैसे हिस्टामिन से खुजली, छींक, नाक बहना, ये सब जो एलर्जी आपकी होती है ना, ये सब हिस्टामिन के प्रभाव है। ये हिस्टामिन के प्रेजेंस होने के कारण होते हैं। ठीक है, हिस्टामिन अगर आ गया ब्लड में तो आपको ये सब दिखेगा, मतलब लक्षण दिखेंगे आपको। तो इसको एलर्जिक रिएक्शन फेस करते हैं। ठीक है, मास्ट सेल जो है फट गए। ठीक है, अब वो जो आया बाहर से वो तो खत्म हो जाएगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर हिस्टामिन बनना भी बंद हो जाएगा, फिर जो कि मास्ट सेल में थे, ठीक, खुजली ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये जो हिस्टामिन है और इस तरह के जो हमारे और भी प्रोटीन है, ये सभी जो हैं और भी लक्षण क्रिएट कर सकते हैं। जैसे नाक से पानी आना, छींक आना, आंखों में लालिमा, त्वचा पर लाल दाने, खुजली, सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा जैसी कंडीशन में, गले या होंठ में सूजन, बहुत गंभीर स्थिति जैसे ब्लड प्रेशर डाउन हो जाना, सांस रुकना, बहुत बेहोश हो जाना, जिसको एनाफ्लेक्सिस करते हैं, और ये सब होता है। और एलर्जी शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। ये सभी जो चीजें बताई गई है ना, ये सब एक साथ नहीं होंगी, ध्यान दीजिए, सब एक साथ नहीं होंगी, लेकिन होंगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि वो मास्ट सेल जो है शरीर के किस अंग में फटे हैं। जैसे पेट के आसपास फटे हैं तो पेट से जुड़ा हुआ दिक्कत हो गया, चेहरे के आसपास फटे हैं तो रोट हुआ, गले का प्रॉब्लम हुआ, चेस्ट के आसपास फटे हैं, लंग्स के आसपास तो सांस का, मतलब ये हिस्टामिन जो है, ये मार्शल कहाँ फटे हैं, ठीक है, और कहाँ पर केमिकल रिलीज कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है किस तरह का रिएक्शन होगा। बचाव क्या है? अगर आपको पता चल गया कि धूल, धुआं, ये जो भी चीज से एलर्जी हो सकती है, उससे दूर रहना। सिंपल सी चीज, अगर ये नुकसान करती है, हमको ट्रिगर करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हम क्यों उसके साथ रहे? तो आपको ये सबसे पहले जो है चेक करना पड़ेगा। कई बार क्या है ना, आपको पता नहीं चलता है ना, तो डॉक्टर के पास आ जाते हैं, सर एलर्जी है, तो एलर्जन, एंटी एलर्जन टेस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब एलर्जी आपको किस चीज से हो रही है उसका टेस्ट करते हैं, पता चला कि हाँ भाई इस चीज से एलर्जी हो रही है, ठीक है, तो फिर आपको कहा जाता है इससे दूर रहिए, साफ सफाई रखिए। और कई बार जानवरों से या फिर फूलों से भी एलर्जी हो जाती है ना,
तो दूरी बनाकर रखना। डॉक्टर पास जाइएगा तो क्या है ना, मेनली यहाँ पे हिस्टामिन जो है उसको दूर करने के लिए, ठीक है, हिस्टामिन को असर को कम करने के लिए कुछ दवा दे देंगे, जैसे सिट्राजिन हो गया। इस तरह की जो दवाइयां हैं वो क्या है, हिस्टामिन को कम करती है, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा अगर सूजन आ गई, ये भी इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, सूजन आ गई तो स्टेरॉइड भी देते हैं, ठीक है, और इम्यूनोथेरेपी भी करते हैं, एलर्जी शॉट्स देते हैं, ठीक है। और इसमें वो होता क्या है ना कि थोड़ा थोड़ा बॉडी को सहने लायक बनाते हैं उस एलर्जिन को इम्यून करने के लिए। इम्यून मतलब कि थोड़ा सा अगर आपको वो एलर्जी वाला चीज मिल जाएगा तो आपका बॉडी जो है ना उसको रिएक्ट कर सकता है, हैंडल कर सकता है, तो आपका बॉडी को हैंडल करने लायक बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वही जो आपका एलर्जन है उसको देकर। दुनिया में अभी 30-40% लोग किसी न किसी प्रकार की एलर्जी से पीड़ित हैं, और बच्चों में परसेंटेज ये ज्यादा हो सकता है, और ज्यादा होगा ही, ठीक है। क्यों होगा एलर्जी, इसका एक कारण है ना, बच्चे जो है ना आजकल कुछ ज्यादा ही साफ सफाई में रहते हैं, तो मिट्टी में जो है खेलते नहीं हैं। इस कारण से अभी देखिए ये क्या है, इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं। इम्यूनोथेरेपी क्या है, जिस चीज से आपको जो है एलर्जन है, एलर्जी हो सकती है, संभावित है, उसका थोड़ा थोड़ा डोज देते हैं ताकि आपका बॉडी सहने लायक हो जाए। अगर बच्चा बचपन से ही मिट्टी में खेल रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसको रोक देते हैं। एक्चुअली क्या है, मिट्टी में खिला रहे, गंदा हो जाएगा, ये हो जाए, इन्फेक्शन हो जाएगा। होता क्या है कि बच्चे उससे, है ना, उनको ये इम्यूनोथेरेपी मिल रही है, थोड़ा थोड़ा डोज मिलता जा रहा है और बॉडी उसके काबिल होता जा रहा है। बहुत सारे देश जो है अब इस चीज को समझ रहे हैं, वहां के लोग समझ रहे हैं, डॉक्टर समझ रहे हैं, तो बच्चों को मिट्टी में खेलना जो है एक अच्छा संकेत है। लेकिन हम लोग को ज्यादा साफ सफाई मतलब कि हम खुद को सिक्योर कर ले रहे हैं, ठीक है। और ये जरूरी है कि हम ये एलर्जेंस के प्रति अपना एक इम्यूनिटी बिल्ड करें, ठीक है। तो सारांश ये है एक लाइन में कि पहली बार में शरीर क्या पहचानता है और आज ही एंटीबॉडी बनाता है। दूसरा जो है क्या है कि जब वो दोबारा आता है तो आईजी जाता है मास्ट सेल में, और वहां से मास्ट सेल जो है हिस्टामिन निकालता है, फिर एलर्जी के लक्षण हो जाते हैं और बॉडी में एलर्जी के लक्षण होते हैं, ठीक है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं एलर्जी के, ठीक है, जैसे पोषण संबंधी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, अनानास, ये टमाटर में कुछ भोजन जो एलर्जन है, मतलब हम खा रहे हैं चना, हमको दिक्कत नहीं है, आप चना खा रहे हैं तो आपको सांस, अच्छा, याद आ गया, हमको पहले एलर्जी थी, ठीक है। ऐसा हो कि मैं क्लिनिक में जब पहुंचा ना, मतलब कि होम विजिट करता हुआ, दोपहर को 2 घंटा क्लिनिक में होते थे, 2 घंटा 3 घंटा शाम का जो समय है 2 बजे के बाद क्लिनिक में पहुंचते थे हम, और मेरा जो असिस्टेंट था प्रकाश, दोनों। तो ठंड का ही दिन था, तो दिन भर जो है फील्ड में होते थे पेशेंट के साथ, क्लिनिक जाते थे तो उसके पहले भूख बहुत कस के लगे होते थे, तो हम लोग जो है एक वहाँ चाट की दुकान थी, वहां पर चाट या समोसा खा लेते थे, क्योंकि उस समय वही अवेलेबल था, क्योंकि हमारा जो क्लिनिक मिला हुआ था ना, वहां पर बहुत ज्यादा खाने पीने की वस्तुएं नहीं थी, और दूसरी चीज की क्लिनिक का तो फ्री में मिला था, तो फ्री में जो मिलता है उसका ज्यादा देखा नहीं जाता क्या है। हमने एक्चुअली एक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था, तो उन्होंने, उनका पूरा कॉम्प्लेक्स था, बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर्स थे उनके, दानापुर में दल्लू चौक। तो उन्होंने क्या है कि हमें एक क्लिनिक जो है फ्री कर दिया था उनके, पूरा कैबिन चैम्बर जो है ना हमारे लिए फ्री था, क्योंकि उनको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था, सॉल्व नहीं हो पा रहा था, घर में ही 5-7 डॉक्टर थे फिर भी हमने इससे केस को सॉल्व किया, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट थे। इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप हमारा यहाँ एक चैम्बर ऑन कीजिए। तो 2 बजे के बाद वहां बैठते थे, ठीक है, पेशेंट आते थे, उसके पहले कुछ खाना जरूरी था, खा लेते थे। तो एक बार से अचानक से जब मैं क्लिनिक पहुंचा खावा के, तो मेरी सांस जो है ना रुकने लगी, तो हम ले ही नहीं पा रहे, लगता है गर्दन में कुछ अटक गया, तो हम सोचे कि पानी पियेंगे ठीक हो जाएगा, पानी पिया, कुछ नहीं, निकलने की कोशिश कर रहे, निकल नहीं पा रहे, सांस रुक रही है। और हम प्रकाश को बोल रहे हैं, उसको एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है।
लगभग 5 मिनट तक मतलब कि लगा ना कि मौत ही अब आने वाली है। ठीक है, अब उसको सब हम बोल ही नहीं पा रहे थे, और पूरा अटक गया सांस, हमारा सांस अब ले ही नहीं पा रहे थे। क्या हुआ क्या समझ ही नहीं आया। मैग्नेट वगैरह लगाया लंग्स पे, ठीक है, और भी चीजों पे, जो बार में जो भी संभव था उसके दिमाग आया किया, और हम बोलने लायक कंडीशन में नहीं थे। 5 मिनट बाद, 5-7 मिनट ऐसे कुछ समय के बाद रिकवर हुए। तो हम लोग ये हुआ क्या, मतलब कि अचानक से किसी के सिर पे जो है ना छत टपक जाए ना, गिर जाए, तो ऐसी कंडीशन। तो नॉर्मल हुआ, गए घर, सोचे क्या कैसे हुआ। ठीक है, कल फिर जब हम अगला दिन क्लिनिक में पहुंचे, फिर सेम चीज, क्लिनिक में पहुंचते ही ये जो कंडीशन हो गई। अब लगा कि क्लिनिक में कुछ गड़बड़ है क्या, पूरा साफ सफाई करवाए। ठीक है, तीसरा दिन भी सेम। ठीक है, अब समझ में आ रहा है क्या है क्या नहीं। चौथा दिन जो है, जब हम होटल में थे क्लिनिक जाने के पहले, तो हमने गौर किया कि पहले चने जो है ना, वो अभी 3 दिन 4 दिन से ये हरे चने जो है, हरे ये चने कर रहे हैं, हरे मटर जो है सब्जी में डाल रहा है। पूछे उससे कि मटर कब से डाल रहे हो, तो हम बोले कि 3 दिन, जो समय था। हम बोले 3 दिन तो हमको भी हुआ, तो हमको क्या कहीं इसी को खाने से तो नहीं। फिर हमने उस दिन वो नहीं खाया, हम क्लिनिक पहुंचे तो एकदम नॉर्मल थे। मतलब रिएक्शन एक टाइम होता है। तो ये समझ में आया कि चना मटर खाने से हमको प्रॉब्लम है, तो हमने छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जो है घर पे हम जो है मटर जो है छील रहे थे, सोचे कि खा के देखते हैं। हम खाए, फिर से हो गया हमको। तो एग्जैक्ट पता चल कि नहीं, इसी से हमको ये एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, और वो लंग्स में हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इसी तरह से होता है। ठीक है, कुछ खाना आपको जो है, अभी क्या है ना, फिर हमने ट्रीटमेंट लिया उसका। ठीक है, उसके बाद वो ज्यादा दिन नहीं रहा, 2-3 महीना दिक्कत किया हमको। ठीक है, और एक्चुअली हम छोड़ देते तो दिक्कत नहीं था, लेकिन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि ठीक हुआ कि नहीं क्या है। इसलिए जो है वो पूरा ठंडा तो हमें परेशानी रही, लेकिन वो धीरे धीरे ट्रीटमेंट हुआ, अब हम खा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का फूड एलर्जी का रहता है। ठीक है, खाने से आपको एलर्जी हो सकती है, खाने से आपका बॉडी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, कुछ पेंट वगैरह के कारण भी हो सकता है, और मतलब कुछ केमिकल के कारण भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कई बार जो है कोई आप जैसे कोल्ड ड्रिंक बहुत सारे लोग पीते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पीते हैं। ठीक है, जब हम पीते थे बहुत, बहुत मतलब कि गर्मी में तो एक था कि हाँ पीना ही। और एक दोस्त ने कहा कि हम पीते तो मेरा सांस चढ़ने लगता है और पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो हम बोले कि इससे कैसे हो जाएगा, तो वो पीता ही नहीं था। ये भी फूड से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या है ना, वो एलर्जी है, उससे एलर्जी है, मतलब कि वो जो चीज है अगर बॉडी में जाएगी तो बॉडी का जो मास्ट सेल है, हिस्टामिन है, इम्यूनोग्लोबिन है, ये सब उसको एक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी, जैसे कि पेंट से किसी को एलर्जी होती है, घर में पेंट है, परफ्यूम से किसी को एलर्जी होती है, केमिकल से। ठीक है, जो खेत में कीटनाशक होते हैं उससे एलर्जी होती है। ठीक है, और तो ये भी आपको रिएक्शन कर सकते हैं, फूड और केमिकल दोनों से हो सकते हैं, और कुछ जो है मिक्स होते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ हो सकता है। अच्छा, कितने तरह की होती है, ये 3 तरह की होती है। एक एंटीबॉडी मेडिएटेड। ठीक है, जो एंटीबॉडी इसमें जो है रिएक्ट करता है, एक सेल रिएक्ट करता है, एक मिक्स होता है, सेल भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और कुछ दोनों से। एंटीबॉडी मतलब क्या हुआ, जैसे पहला जो एंटीबॉडी प्रकार हुआ। ठीक है,
ये बहुत तेज असर करता है। एंटीबॉडी से जो रिएक्ट मतलब कि होता है ना, एलर्जी जो है, उसका रिएक्शन एंटीबॉडी से जब आएगा तो बहुत ही तेज होगा, मतलब कुछ ही मिनटों में, एक्चुअली जो हमको था, ठीक है, एक्चुअली कुछ सेकंड में ही आता है। जैसे नाक में एक पॉलिप गया, एक फूल, जिसे किसी को फूल से एलर्जी, जिसको गुलाब से, गुलाब सूंघा उसने और उसको एलर्जी। एक कोरियन वेब सीरीज मैं देख रहा था, ठीक है, उसमें जो बॉस है उसको एक खास फूल से, व्हाइट फूल से जो है एलर्जी होती है, और उसको बहुत कम लोगों को मालूम था, ठीक है? और उसकी सेक्रेटरी उसे बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसने उसको जॉब से हटा दिया था। जॉब जब अब जॉब बॉस जब ऑफिस में नहीं पहुंचा था ना, तो उसने किसी से कह के जो है फूल जो है उसके रूम में फूल लिखवा दिए थे, जहाँ वो बैठता है। बॉस जैसे इंटर करता है, बैठता है अपनी कुर्सी के पास, फूल के पास जाता ही है और उसकी सांस रुक जाती है, फड़फड़ाने लगता है, ठीक है। तो मतलब सेकंड्स, सेकंड्स में रिएक्शन होते हैं, ठीक है। ये सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स तक हो सकते हैं। तो एंटीबॉडी अगर एक्शन में आ जाती है ना, तो बहुत जल्दी रिएक्शन हो सकती है। जैसे फूड एलर्जी हुआ, ठीक है, और बचपन में कोई एलर्जी है, बचपन से एलर्जी है, खास करके उसको, ये जो मैंने स्टेटस बताया उसको बचपन से एलर्जी थी, ठीक है। और हे फीवर, हे फीवर एक्चुअली होता है रिएक्शन, ठीक है, जो घास फूस जो खेत में जो चीजें होती है ना, उससे होता है, ठीक है। हे का मतलब होता है फूस, फूस जाते हैं, जो घास फूस हम लोग करते हैं ना खेत में, पतवार होता है, तो फूस उसको हे करते हैं, ठीक है। तो उससे जो है ये नाम पड़ा है फीवर, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है अभी के समय में। अब क्या होगा, स्किन पे रैशेज निकल सकते हैं, इफेक्ट में क्या होगा, ठीक है, ठीक है। हमारी इम्यूनिटी बी सेल, यहाँ पे हमने बी सेल की बात की। एलर्जेन जो है जब आता है बी सेल में जाके जमा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक डेंड्राइटिक सेल भी होते हैं, मास्ट सेल की बात की हमने, ठीक है। अभी बी सेल जो है आईजी बनाते हैं, ठीक है। उस तरह एफसीआरआई जो है ये डेंड्रिटिक सेल बनाते हैं, ठीक है, वहां जमा होता है, ठीक। और ये पूरे स्किन में होते हैं, ये हमारे हाथों में होते हैं, ये भी काम करते हैं, ठीक है। ये भी हमारी इम्यूनिटी का पार्ट है। जिस तरह से मास्ट सेल है, मास्ट सेल बॉडी में खास पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। और डेंड्रिटिक सेल जो है हमारे हाथों में होते हैं, स्पेशली स्किन के नीचे, तो पूरे बॉडी में होते हैं। जब भी हम कोई केमिकल से हाथ रगड़ते हैं ना, तो ये सेल डेड हो जाता है, मर जाते हैं ये डेड सेल। आप जितना साबुन रगड़ रगड़ के नहाते हैं ना बॉडी में, केमिकल वाला, ये डेंड्रिटिक सेल मर रहे हैं। और आप खुद को बीमारियों के लिए, मतलब ये आपका कवर है, आपको सुरक्षा देता है, साबुन से रगड़ रगड़ के इसको हम मार रहे हैं। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है, जिसको आप खा नहीं सकते ना, उसको आप लगा भी नहीं सकते। आपको ऐसी चीज लगाइए, जैसे आप दही लगाइए बॉडी में, दूध लगाइए बॉडी में, फिटकरी लगाइए बॉडी में, ठीक है। आप इसको खा सकते हैं, आप इसको लगा भी सकते हैं, ये डेंड्रिटिक सेल को मजबूत करता है, ठीक है। नहाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, आप कभी नमक से वॉश कर लीजिए, कभी फिटकरी से वॉश कर लीजिए बॉडी को, ठीक है। जब आप ये सब से करेंगे ना, तो आपके डेंड्रिटिक सेल भी मजबूत होंगे। ये स्किन वाले जो स्किन पे रहते हैं आपके इम्यूनिटी सेल, ठीक है। मार्शल तो अंदर होते हैं ना, ठीक है, लेकिन डेंड्रिटिक सेल जो है आपके स्किन पे होते हैं। हम लोग जितना ज्यादा केमिकल यूज करेंगे ना, ये उतना ही मरेंगे। हैंड वॉश का जो चल रहा था ना, जब पिछली महामारी आई, तो सबको जो हैंड वॉश करवाया जा रहा था, और एक्चुअली जितना लोग हैंड वॉश कर रहे थे ना, उतने ही बीमारी उनको हो रही थी, क्योंकि अपनी इम्यूनिटी को डाउन कर रहे थे। वो हैंड वॉश करने का प्रॉपर तरीका बताते हैं आपको। एस, एस का यूज कीजिए, एस मतलब राख,
थोड़ा महंगा मिले तो ले लीजिए। गोबर का जो होता है उपला, गोइठा कहते हैं, उपला कहते हैं, चिपड़ा कहते हैं, उसको जला, उस राख को यूज कीजिए बर्तन धोने में, हाथ पैर धोने में, और बॉडी को रब करने में, वो भी टर्न के रूप में नहाते समय। इसके अलावा नीम का पेड़ है, जलाइए उसको, जो डंठल है, ठीक है, और उस डंठल को, उसकी राख को आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ऐसी जगह पे हैं, सोसाइटी में हैं, जहां आपको इस तरह का एक्टिविटी करना शायद सुटेबल नहीं होगा, तो उन लोगों से मिलकर बात कीजिए और कुछ लकड़ियां मंगा लीजिए, ठीक है, और उसको ग्रुप में एक जला लीजिए एक जगह, और उसको आपस में बांट लीजिए, ठीक है। अमेजन पे ये राख अवेलेबल है, ठीक है, नीम की राख, और नीम की राख बहुत अच्छा है, ठीक है। अब जब आप नीम की राख को या किसी पेड़ की जो ऐश है उसको आप रगड़ते हो, उसमें बहुत सारे आपको मिनरल्स मिलेंगे। जब आप रब करेंगे ना बॉडी पर, तो ये डेंड्रिटिक सेल्स हैं, उनको फायदा होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो राख यूज करिएगा तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और जब आप केमिकल रगड़िएगा शरीर पे तो आपकी इम्यूनिटी घटेगी। आप चूज कर ली क्या करना है। तो स्किन रिएक्शंस हो सकते हैं, स्किन रैशेस हो सकते हैं, जैसे स्किन लाल हो जाता है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, तो नाक बहने लगती है, ठीक है। म्यूकस जो है ना, जो होता है, जिसे नाक से जो म्यूकस बहता है, वो शरीर में उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ताकि वो बैक्टीरिया वगैरह को मार सके, ठीक है। और मर गए हैं तो उसको ढोने के लिए भी कुछ चाहिए ना, तो ये म्यूकस जो है उसको सेक्रेट करने का काम, मतलब नाक बहने लगेगी, सूजन आ जाएगी, ठीक है, ब्रीथिंग इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, और ड्रग रिएक्शन, बहुत कम ब्लड प्रेशर होना। हाँ, एलोवेरा भी, जो भी आप नेचुरल, जो जिसको आप खा सकते हैं उसको आप लगा सकते हैं, बाकी बातें भूल जाइए, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, जिसको खा सकते हैं उसी को लगा सकते हैं, नो केमिकल। केमिकल आप साबुन खा सकते हैं तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, फिटकरी खा सकते हैं, फिटकरी एक ऐसे मतलब कि एंटीबैक्टीरियल है ना दुनिया का, जिसको खा भी सकते हैं लगा भी सकते हैं, इससे अच्छा क्या हो, ठीक है, खा भी सकते हैं लगा भी सकते हैं, तो जिसको खा सकते हैं उसी को लगा सकते हैं, ठीक है। सरसों तेल रगड़िए, खूब रगड़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं खा भी सकते हैं। रिफाइंड न रगड़ने के काम है न लगाने के काम है, ठीक है, न खाने की चीज है न लगाने की चीज है, ठीक है। कोई भी तेल जो चिपचिपा है, उसी में फैट होता है, हेल्दी फैट। हम क्यों खाना खाते हैं, क्योंकि हमारे जो हम लोग उससे प्रोटीन विटामिन जो भी है लेना लेते हैं, तो ये विटामिन दो तरह के होते हैं, एक ऐसा विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं, और एक ऐसा विटामिन जो तेल में घुलते हैं, हमें दोनों की जरूरत होती है। तो जो हम सब्जी बना रहे हैं सपोज, तो जो पानी में घुलने लायक है वो तो पानी में घुल जाएगा, फिर हमारा शरीर उसको यूज ले लेगा, ठीक है, तो उसका डाइजेशन हो जाएगा। लेकिन जो पानी में घुलने लायक नहीं, वो तेल में घुलता है, विटामिन डी तेल में घुलता है, विटामिन ए तेल में घुलता है। तो ए डी इस तरह की चीजें, जैसे गाजर में विटामिन ए है, अच्छा ठीक है, लेकिन आप कच्चा खा रहे हैं तो वो ए आपके काम नहीं आएगा, आप उसकी सब्जी बनाइए तो काम आएगा, क्योंकि उसको तेल में मिक्स करने पर ही वो आपका काम आएगा। तो विटामिन ए तो तेल मिक्स करने काम आएगा। अच्छा, कच्चा गाजर खा रहे हैं तो आपको क्या फायदा, कच्चा गाजर खाने से फाइबर मिल रहा है आपको, ठीक है, और ये फाइबर आपको पेट को साफ कर रहा है, ये भी अच्छी चीज है। लेकिन क्या है ना, विटामिन ए नहीं मिल रहा है, गाजर खा रहे हैं और विटामिन ए मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं। तो विटामिन ए वो चाहिए आपको, आपको ऑब्जर्व करने के लायक होना चाहिए ना विटामिन ए, ठीक है। तो आप घी या तेल में उसको फ्राई करके सब्जी बनाए, ठीक है। जो तेल आप लीजिएगा उसमें चिपचिपाहट होनी चाहिए, चिपचिपाहट, चिपचिपाहट है इसका मतलब उसमें फैट है, हेल्दी फैट है तेल में। वो क्या है, उसमें विटामिन ए या विटामिन डी घुल जाएगा, फिर हमारे बॉडी में चला जाएगा, फिर हमारी बॉडी यूज कर लेगी, ठीक है। तो तेल जरूरी है। अब आप ले रहे हैं रिफाइंड, क्यों ले रहे हैं, पहले तो ये ट्रांसपेरेंट है, अरे साफ दिखता है, ठीक है। दूसरा, इसमें स्मेल नहीं है, ठीक है।
तो इसलिए इसमें चिपचिपाहट नहीं है। ठीक है, इसीलिए लेते हैं। अब क्या मूर्खता की बात है, हम लोग तेल लेते ही क्यों है? तेल हम लेते ही इसलिए कि वो चिपचिपा है, क्योंकि उसमें फैट है। और फैट जो है विटामिन ए और डी को सॉल्यूशन में बनाकर हमारे शरीर में ऑब्जर्व करने लगता है, इसलिए लेते हैं फैट को। चिपचिपाहट इसलिए होनी चाहिए। एक खास, हर तेल का अपने गंध होता है, हर तेल में प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन जो है कौन सा है उसमें ये पता चलेगा उसके स्मेल से। ठीक है, अगर स्मेल नहीं है तेल में, इसका मतलब उसमें प्रोटीन नहीं है। अब प्रोटीन है ही नहीं तो आपके बॉडी का क्या काम आएगा वो? ठीक है, और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी आप देख रहे हैं हर जगह जो है, गोरापन और सादापन, यही आप चाहते हैं। जो जितना गाढ़ा होगा ना, उतना ही आपके शरीर के लिए हेल्दी है। कलर जो होते हैं ना, विटामिन और प्रोटीन को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी खाने वाली चीज में कि जो नेचुरल बात हो रही है, नकली कलर डाल के नहीं, नेचुरल कलर की बात हो रही है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग खा लेते हैं। ठीक है, कलर के नाम पर। एक बार हमारा एक बहस हो गया इसी तरह से। एक लेडी थी, ठीक है, केक केक खाते हैं, उसमें क्या है ना, रेड कलर का नाम लिखा हो। ठीक है, तो बस इस बात पर थी, इसलिए हमने, एक्चुअली ये आप भी जान लीजिए, जो रेड कलर होता है, ठीक है, स्पेशली जो है, अच्छा लिपस्टिक में होता है वो तो कीड़ों के कारण होता है, खास कीड़े होते हैं उससे वो रेड कलर आता है। ठीक है, फूड में जो क्रीम वगैरह में जो रेड कलर दी जाती है, वो उसका मेन सोर्स जो है ना, एग्जैक्ट जो टेक्सचर आता है, ठीक है, जो केमिकल, वो व्हेल मछली जो है उसके स्पर्म से निकलता है। ठीक है, और वो स्पर्म जो है नॉर्मली व्हाइट कलर का होता है, जो फिर चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है उससे। और वो एक हार्मोन है, स्पर्म। और ऑलरेडी क्या है, इसलिए जो महिलाएं केक खा रही है, स्पेशली रेड कलर का उसमें है, उनके हार्मोन डिसबैलेंस होना गारंटेड है। अभी क्या है, उम्र जो है प्यूबर्टी की कम होती जा रही है। मतलब जहां पर पीरियड जो है एक खास समय में आता था, पहले आ रहा है। और फिजिकली जो है जो चेंजेस आने चाहिए थे वो समय से पहले आ रहे हैं। उसका कारण हार्मोनल चेंजेस है, क्योंकि हम बाहर से जो चीजें ले रहे हैं उनमें हार्मोन है। केक उसमें नंबर वन पर। ठीक है, केक, पेस्ट्री, जो भी रेड कलर स्पेशली, और क्रीम में भी होता है, और रेड कलर भी जहाँ होता है वो एक हार्मोन है, हार्मोन ले रहे हैं। ठीक है, और शरीर का हार्मोन को बिगाड़ रहे हैं। तो केक खाना बंद कर दिए, स्पेशली ये लड़कियों के लिए ज्यादा नुकसानदायक है, लड़कों की अपेक्षा। ठीक है, तो हम लोग जो ये तेल वगैरह जो ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, ठीक है, इनमें वो चिपचिपाहट होनी चाहिए, डार्क कलर होना चाहिए, डीप जो उसका नेचुरल कलर होता है सो, और उसमें स्मेल होना चाहिए। अदरवाइज हम जो कुछ ले रहे हैं उससे कुछ हमको फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब ये खाने लायक चीज नहीं है रिफाइन ऑयल। अब क्या आप रिफाइन ऑयल को बॉडी पे लगा सकते हैं? नहीं लगेगा सर। एक्चुअली इसको खा भी नहीं सकते, ना लगा सकते हैं। ठीक है, ना खा सकते हैं ना लगा सकते हैं। तो कौन सा तेल यूज करना चाहिए? जो तेल आपके लोकेलिटी में अवेलेबल है। जैसे साउथ में नारियल तेल बहुत ही पॉपुलर है, वो यूज करें वहां पे। ठीक है, वहां के नेचर के हिसाब से वो सही। साउथ में, नॉर्थ में जो है सरसों तेल यूज करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे तेल है। जो लोकल आपका तेल होगा ना, जो आपके लोकेलिटी में जो तेल ज्यादा है, जैसे हमारे हजारीबाग में करौंज का तेल जो है, करंज करंज का पेड़ होता है, उसका तेल लोकली बहुत अवेलेबल है। तो यहाँ के लोगों को यूज करना चाहिए करंज का तेल। ठीक है, लोकल जो हो, सस्ता हो, ठीक है, वो यूज कीजिए। ठीक है, और उसमें मिलावट नहीं हो, बस इतना ध्यान रखिए। तो हम रिफाइंड नहीं लगा सकते बॉडी में, और खा भी नहीं सकते। तो उस तरह जो हम लोग लगाते हैं खाते हैं, वो डेंड्राइट सेल पे, डेंड्राइटिक सेल पे डायरेक्ट असर डालता है। ठीक है, जो हम लोग कुछ दवा ले रहे हैं उसके भी रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, और कई बार जो है ब्लड जो है चढ़ जाता है, जिसका मैचिंग नहीं हो, मिसमैच ब्लड होता है। ठीक है, मिसमैच क्यों ब्लड होता है, तो वो भी नुकसानदेह हो सकता है, गलत ब्लड चढ़ा देना। ठीक है, ये तुरंत एलर्जी करता है। और
जो सेल मेडिएटेड रिएक्शंस होते हैं ना, वो थोड़ा लेट असर करते हैं। ठीक है। और जैसे कि टीबी है, मीजल्स है, मम्प्स है, ठीक है, गलसुआ जिसको कहते हैं। पहले हम लोग बचपन में गलसुआ होता था ना, तो एक चिप्पी होती थी, उसको चिपका देते थे गाल में। ये भी रिएक्शन है, लेकिन ये तुरंत नहीं होता, 1 से 2 दिन समय लग सकता है। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है, उसका भी असर होता है। बहुत सारे केमिकल्स हैं, ठीक है, रसायन है, तो इनका असर भी जो है थोड़ा लेट से होता है। ठीक है, इनका भी अपने एक पूरा मैकेनिज्म। ठीक है। मिक्स एलर्जिक रिएक्शन जो है, ठीक है, अब ये क्या होता है, ठीक है, इसमें कोई बाहर का चीज नहीं होता। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि पहला फेज होता है शरीर में टॉक्सिन जमा हो। ठीक है, अभी हम एलर्जी की बात कर रहे थे कि बाहर से चीजें आ रही हैं और बॉडी रिएक्ट कर रहा है। अब क्या है कि यहाँ पे ट्रिगर करने वाली जो चीजें हैं वो बाहर से नहीं आ रही। ट्रांसफॉर्म, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, इट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड। ठीक है। तो बॉडी के अपने सेल जो है ना ट्रिगर होते हैं। ठीक है, अपनी कोशिकाएं एलर्जी क्रिएट करती है। जैसे थायराइड जो है, ठीक है, उसमें हाशिमोटो थायराइडोसिस हो जाता है। ठीक है, ये हाशिमोटो डिजीज भी जिसको कहते हैं, थायराइड में। ठीक है, ये एक एलर्जी की रिएक्शन, हमारी बॉडी ऑटो इम्यून, एक्चुअली यहाँ पे क्या वर्ड यूज होना चाहिए, ऑटो इम्यून हो जाती है हमारी बॉडी हमारे ही खिलाफ जो है रिएक्शन। ठीक है। पेट में एडिनोसिन एडिशोनियन एनीमिया, ओके, एनिलर ग्लैंड में एडिशन डिजीज, पैंक्रियाज में टाइप 1 डायबिटीज, जॉइंट्स में रूमेटाइड अर्थराइटिस। ये रूमेटाइड अर्थराइटिस जो हम लोग जोड़ों को दर्द कर रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, एक ऑटोइम्यून डिजीज है। बॉडी, ये मतलब अपना बॉडी ही जो है अपने ही सेल जो है अपने ही सेल पर अटैक कर रहा है, रूमेटाइड अर्थराइटिस। ठीक है, ये बहुत कुछ आपकी सोच पर डिपेंड करता है, इस पर कोई अलग क्लास लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं ना हमारी सोच के साथ कनेक्टेड होते हैं। हम जैसा सोचते हैं ना उसी तरह हमारे, अगर हम बहुत खतरनाक सोच रहे हैं, मार काट ये सब किल करने की चीजें सोच रहे हैं, हाँ, बहुत ज्यादा सोचने से, नेगेटिव चीजों से हमारे सेल्स जो है ना इस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ टर्म्स जो है, जैसे हिस्टामिन है, हिस्टामिन की बात कर रहे हैं, ये खास तौर पे जो आप दवा लेते हैं जिससे एलर्जी हो जाती है, तो वो हिस्टामिन को ब्लॉक करता है। ये हिस्टामिन क्या होता है? ठीक है, हिस्टामिन क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है जो मास्ट सेल से निकलता है। मास्ट सेल क्या है, वो बम बारूद का जो है अ, डब्बा, जिसमें बहुत सारे बम बारूद, जिसमें सबसे खतरनाक है हिस्टामिन, है ना। ये हमारे नुकसान के लिए नहीं है, उनके लिए जो हमारे शरीर में जबरदस्ती घुस गया है, उनके लिए, नॉट फॉर आवर। ठीक है, लेकिन इसका ये जो प्रोसेस करता है उससे कुछ हमें रिएक्शंस दिखते हैं। अब ये रिएक्शंस अच्छे भी हैं, ये शो करते हैं कि हमारी अपनी इम्यूनिटी, अगर ये रिएक्शंस ना हो ना तो मतलब कि हमारी तो इम्यूनिटी नहीं, लेकिन ये रिएक्शन कर रहे हैं तो मतलब हमारी इम्यूनिटी है। ठीक है, तो इस शरीर में इंफ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, सूजन हुआ, खुजली, अभी जो सब बात करते हैं, चीख नाक बहना, सांस की समस्या, पेट में एसिड बढ़ना। पेट में एसिड बढ़ना भी आता है ठीक है, एसिडिटी हो जाती है ना, वो भी एक रिएक्शन है, वो भी एक एलर्जी है। कुछ खाना खाते हैं एसिडिटी हो जाती है। अब देखिए किसी खाने को खाने से आपको एसिडिटी हो जाती है, वो भी क्या है, एक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये हिस्टामिन जो, अब हिस्टामिन को रोकने के लिए हिस्टामिन ब्लॉकर्स दी जाती है, हिस्टामिन ब्लॉकर दी जाती है। आप लोग दवा ले लेते हैं, वो हिस्टामिन ब्लॉकर्स दे देते हैं आपको और हिस्टामिन को रोक देते हैं, लेकिन रियलिटी ये गलत तरीका है ना। गलत तरीका क्यों है? क्योंकि बॉडी का अपने का मैकेनिज्म चल रहा था ना, 1 2 दिन में ठीक हो जाना था। ठीक है, आपने जबरदस्ती जो है उसमें हस्तक्षेप कर दिया। हिस्टामिन ब्लॉकर्स के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो है ना सर्दी खांसी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये जो है रिसेप्टर्स होते हैं हिस्टामिन के, ठीक है, उनको ब्लॉक कर देता है जाके। ये हिस्टामिन क्या करते हैं ना, चीजों से जाते जुड़ते हैं जो आपके एंटी, ये जो किल करने वाले हैं, जिनको किल करना है
उनके साथ जुड़ गए, एंटीबॉडीज के साथ जुड़ गए, ठीक है। तो ये जुड़ कनेक्ट हो जाते हैं सबसे, तो ये ब्लॉकर्स यूज होते हैं। जैसे H1 ब्लॉकर जो है आपको नाक जो है खुजली, नाक बहना, लालिमा, आंखों में, इन सब में राहत देता है, ठीक है। जैसे सेट्रीजिन होगा, ये एक दवाइयों की लिस्ट है, ये सब वही काम करते हैं। एक्चुअली मैंने ये डेटा ले लिया है। हम इन दवाइयों को ज्यादा नॉलेज रखते नहीं, इन रखना भी नहीं चाहते, ठीक है। हालांकि हमने इसमें एक कोर्स अलग किया हुआ है, ठीक है। टॉप 20 मेडिसिन जो होते हैं एलोपैथिक की, जिनको यूज करके आप अधिकतर बीमारी को ठीक कर सकते हैं, पर मैंने बाकायदा कोर्स किया हुआ है। मैं करवा भी सकता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए एक सुटेबल पर्सन नहीं हूँ। एक MBBS डॉक्टर करवाए तो ही अच्छा। वैसे जानकारी कभी डिस्कशन में दी जा सकती है, ठीक है, बट आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन टीच यू। तो ज्यादा हम मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को समझना जरूरी होता है, जिसके लिए हमने हमने दवाइयों का वो कोर्स किया था, इस प्रोसेस को समझने के लिए बहुत डीप नॉलेज में। और एक चीज है, आप कितना भी एलोपैथी के डॉक्टर्स को ये कहते हैं कि वो सही नहीं ट्रीटमेंट करते हैं, साइड इफेक्ट होता है, लेकिन उनकी नॉलेज बहुत ही टू द पॉइंट होती है, ठीक है। हालांकि उसमें मिलावट तो होती ही है, लेकिन जो होती है वो कंफर्म होती है, ठीक है। तो इसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे, जैसे नींद आना, मुंह सूखना, चक्कर आना, H1 रिसेप्टर्स के। जब मान लीजिए सिट्रीजिन आप लीजिएगा तो ये सब साइड इफेक्ट भी होगा, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। H2 रिसेप्टर्स ये पेट में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कोई खाना खाए तो आपको क्या हुआ, गैस बन गया, पेट दर्द हो गया, तो मास्ट सेल जो है ना पेट में भी होते हैं, और वहां जो है वो हिस्टामिन रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और पेट में जो पैराइटल सेल्स हैं जाकर वहां पर एसिड बनाता है हिस्टामिन। पेट के पैराइटल सेल्स में जो क्या करता है, वहां पे एसिड बनाता है, और हिस्टामिन H2 ब्लॉकर्स क्या है ना, इसको रोक देते हैं, ठीक है। हिस्टामिन को रोक देते हैं तो पेट में एसिड बनना कम होता है, मतलब रिएक्शन हमारा कम हो जाता है। और जैसे गैस बन गया, बहुत तेज छाती में जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, इसमें राहत मिल जाती है। लेकिन ठीक है, इसके सर दर्द, डायरिया, कभी कभी हार्मोनल चेंजेस, मतलब साइड इफेक्ट तो हर बीमारी का ही होता है, हर दवा का होता ही होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कुछ दवाइयां, जैसे एक रेंटीडीन है, ठीक है। ये कई देशों में बैन हो गया, और भी कुछ दवाइयों के नाम है। ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये पेट का जो प्रॉब्लम है उसमें क्या काम करते हैं। H3 रिसेप्टर नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। इस हिस्टामिन जो है दिमाग में भी जाके वहां पर रिएक्शन करता है, ठीक है। नींद, जागना, भूख, और जो मेमोरी से जुड़ा हुआ चीज है वो सब, ठीक है। H3 जो ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नींद, जिसको हम लोग नार्कोलेप्सी कहते हैं टेक्निकल टर्म में, बस ये समझिए बहुत किसी को बहुत ज्यादा है, मतलब सोता ही रहता है, पता नहीं मतलब उसको क्या। तो H3 ब्लॉकर्स का यूज करके जो है उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। H4 ब्लॉकर क्या करता है, ये भी नया रिसर्च में चलेगा, ठीक है। और ये हमारी इम्यूनिटी वाले जो सेल्स हैं, WBC और इस तरह के जो सेल्स हैं, उस पर काम करता है H4 ब्लॉकर्स, ठीक है। और ये स्पेशली क्या है ना, जैसे कि WBC और इस तरह की जो सेल है ऑटो इम्यून हो जाती है, मतलब कि वो हमारे ही अपने ही सेल पे अटैक करती है, ठीक है। तो वो ऑटो इम्यून जो हो जाती है ना, उसके लिए इस पे रिसर्च चल रहे हैं, ठीक है। तो H4 रिसेप्टर्स आपको एक्चुअली कोई मतलब देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे JNJ 777712 ये अभी नाम कंफर्म नहीं है, ठीक है, अभी एक्सपेरिमेंट स्टेज में। तो H4 रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वो आपके ऑटो इम्यूनिटी को कम करते हैं। एक्चुअली इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये कैंसर जो है उसके लिए बेटर ऑप्शन पे काम चल रहा है। जो मैंने बताया एक चार्ट के रूप में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, PDF में है सब, ठीक है। ऐसे वीडियो मिल जाएगी 1 घंटे में, तो आप सब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब इसमें मास्ट सेल का भी बहुत बड़ा काम है, ठीक है। मास्ट सेल क्या है, इसको एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, बताया तो है अभी। ये मास्ट सेल जो है बम बारूद का जो है टप्पा है, ठीक है। ये हमारी इम्यूनिटी का एक पार्ट है, और ये मास्ट सेल जो हमारे स्किन में, लंग्स में, इंटेस्टाइन में और ब्लड वेसल्स के आसपास पाई जाती है। और जहां जहां ये पाई जाती है ना, वहीं पर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। मतलब ये सभी जगह पूरी बॉडी में नहीं है, खास जगह पर है,
लंग्स, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स और स्किन। ठीक है, इनका मुख्य काम क्या है? ठीक है, शरीर को इन्फेक्शन से, चोट से, एलर्जी से बचाना, मार्शल का काम। ठीक है, और ये 1878 में पॉल एनरिक जो है, उन्होंने ये नाम दिया था कि जर्मनी का वैज्ञानिक था। जर्मनी काफी आगे था पहले इन सब चीजों में। ठीक है, लेकिन उसने क्या है, अमेरिका और इंग्लैंड और बाकी जो देशों से पंगा ले लिया। ठीक है, तो थोड़ा पीछे हो गया, अदरवाइज बहुत ही आगे था। इतना बड़ा जो रसिया से उसने टक्कर ले ली, और भी क्या बात। ठीक है, तो मास्ट सेल्स काम क्या, एलर्जी इम्यून रिएक्शन देना। ठीक है, जब कोई एलर्जी इंटर करता है, एलर्जन जो शरीर में इंटर करता है, तो मास्ट सेल जो है हिस्टामिन और केमिकल्स निकालते हैं, जिससे एलर्जिक रिएक्शंस आपको दिखते हैं, ये भी बताया। ठीक है, और जो बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई मतलब कि बाहरी फंगल इन्फेक्शन, उस पर भी रिएक्ट करता है। ठीक है, इसके लिए कुछ एंजाइम्स वो छोड़ता है, मास्ट सेल में होते हैं, जिसको साइटोकाइंस भी कहते हैं, और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, और ये इम्यून कोशिकाओं, ठीक है, जैसे नेट्रोफिल्स और मैक्रोफेज है, उसको बुलाकर संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। मतलब ये मैसेज करता है, जैसे फाइट हो गया जाता है, तो और फौज बुलाना है, तो ये और फौज भी बुला देता है, जिसको न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज करते हैं। वो भी आके यहाँ पे लड़ाई में हेल्प करते हैं, ये मैसेज करता है उनको। घाव पड़ने में, चोट लगने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मार्शल का। ठीक है, तो जब शरीर में कहीं चोट लग जाता है तो वहाँ हीलिंग की जरूरत होती है, जल्दी वो भरे, उसके लिए मार्शल का होना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए मार्शल ग्रोथ फैक्टर जैसे वीजीएफ, कुछ ऐसे केमिकल्स जो छोड़ता है, जिससे घाव जल्दी भर जाता है। ठीक है, और नए ब्लड वेसल्स भी जल्दी बनने लगते हैं। इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने में और घटाने में दोनों में कंट्रोल करता है। ठीक है, रिबैलेंस करता है। ये मास्ट सेल जो है इन्फ्लेमेशन घटाते भी हैं, बॉडी में बढ़ाते हैं। और इससे जो केमिकल्स निकलने वाले मिले हिस्टामिन, इसके बारे में हेपरिन भी जो है ना, इसी से निकलता है मास्ट सेल जो है, और ये खून का थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, और टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए ट्रिप्टीज और काइमेज, ये भी यहाँ से निकलता है। ठीक है, साइटोकिन सब की बात थी, ये इम्यून कोशिकाओं को बुलाता है। ठीक है, और सांस की, जैसे अस्थमा हो जाता है, सांस की नली को सिकोड़ने के लिए। ठीक है, इसमें खासतौर पर प्रोस्टो होस्ट बनाइए गोमेस। ओके, ठीक है, चलिए। तो केवल एक्यूप्रेशर पॉइंट जानने की, ये पॉइंट से ये होगा, वो पॉइंट से वो होगा, केवल उतना ही काफी नहीं है। आप जब किसी चीज को स्टडी करते हैं तो उसका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है,
मार्शल से जुड़ी हुई बीमारी जैसे हो सकती है, जैसे एलर्जी, अस्थमा, ठीक है। ब्लड प्रेशर अचानक से गिरना, जिसको एनाफ्लिक्स कहते हैं। रेड जो है मास्टोसाइटोसिस, जिसमें ये मास्ट सेल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज, कभी कभी मास्ट सेल जो अपने ही टिश्यूज पे हमला कर देते हैं। तो ये सब मास्ट सेल से जुड़ी हुई चीजें, ठीक है। और काफी रिसर्च हुआ नेचर रिव्यू इम्यूनोलॉजी 2020 के अनुसार, मास्ट सेल एलर्जी नहीं, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, इम्यूनिटी, गट हेल्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट। गट हेल्थ, पेट का जो है ना, इस पर एक अलग से कोर्स तैयार कर रहे हैं, गट हेल्थ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ब्रेन से जुड़ी बीमारियों जैसे कि अल्जाइमर हो गया, और भूलने की बीमारियां जो हो गई, पार्किंसन में भी काफी अच्छा रोल है, ठीक है। इसको डबल एज स्वॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये शरीर की रक्षा भी करती है, जरूरत ज्यादा एक्टिवेट होकर शरीर को नुकसान भी करती है, और इम्पोर्टेंट तो है, ठीक है। बैलेंस में इसका रहना जरूरी है, जो भी कुछ मैंने बताया अभी, तो यहाँ पर दिया हुआ है साथ, ठीक है। अब कुछ ऐसी बीमारियां जो आपको बता रहे हैं, जो एलर्जी से ही कनेक्टेड, एलर्जी से ही जुड़ी हुई है। हम लोग को लगता नहीं कि एलर्जी से जुड़ी हुई है, लेकिन वो एलर्जिक रिएक्शन ही होते हैं, ठीक है। जैसे है फीवर, है फीवर में क्या होता है, नाक से बहुत पानी बहता है और आंख आंख रेड हो जाते हैं, ठीक है। आंख से आंसू ज्यादा बहते हैं। और ये खास तौर पे जो खेत में जो चीजें होती हैं, गार्डन में जो चीजें होती हैं, जैसे जानवर हो गए, जो वो तो भी खेत में होता है, उससे जुड़े हुए रिएक्शंस में काउंट करते हैं, जैसे फूल के कण, ठीक है। कैपिलरी वॉल्स जो है ना, मतलब कि ब्लड वेसल्स जो है ना, बहुत बारीक हो जाते हैं ना, जहां पर जाकर उनको कैपिलरीज करते हैं। कैपिलरीज जो है उनमें ब्लड बहता है। और क्या होता है, ये दीवार जो है कैपिलरीज की पतली हो जाती है, ब्लड का बहुत सारा हिस्सा उससे बाहर निकल जाता है, पाइप से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये सब है फीवर में होता है। इन सभी का इलाज करना भी हम लोग सीखेंगे अभी तुरंत, ठीक है। एलर्जी का अस्थमा, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत, ठीक है। कारण है कि किसी चीज से आपको एलर्जी है, पॉलन जो फूल से एलर्जी है, धूल वगैरह से एलर्जी है, तकिया में जू वगैरह होते हैं उससे एलर्जी, जानवर से एलर्जी है, कुछ भी एलर्जी हो सकता है, फंगस हो सकता है, ठीक है। और यह जो है वैसोडाइलेशन ये करता है, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत जो है इसके कारण होते हैं। अब जो है एलर्जिक एलिवियोलाइटिस, एलिवियोलाइटिस मतलब क्या है, एलिवियोल जो है मतलब कि लंग्स में छोटे 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 जो अंदर गोले होते हैं, जिनमें हवा जाके ट्रैप होती है, और वो क्या आइटिस हो जाता है, मतलब आइटिस मतलब उसमें सूजन आ जाती है। तो एक एलर्जी जिसमें जो एलिवियोल्स जो है क्या होती है, उनमें सूजन आ जाता है, मतलब फेफड़े के अंदर सूजन आ जाती है, ठीक है। और ये स्पेशली होता है कुछ खास तरह के जो है फंगस जो है, आप उसको सांस में ले लेते हैं, अंदर जाके वो रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इसे कई प्रकार हो सकते हैं। इसे एक फार्मर्स लंग होता है, बर्ड हैंडर्स लंग होता है, मतलब इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स, लेकिन मेन क्या है कि लंग्स में जो एलिवियोल्स है ना, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है। तो ये अंदर जाता है, तो फंगस कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। और ये दिक्कत होती है। अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। जॉइंट्स में जो है अर्थराइटिस कई बार देखिए टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली एक ऑटोइम्यून रोग है, मतलब कि मार्ट सेल जो है अपने ही सेल को, डब्ल्यूबीसी जो है अपने ही सेल्स को मारते हैं, ठीक है। और
इसके पहले गले में कुछ इन्फेक्शन होता है बच्चे में, ठीक है, और तुरंत रिएक्शन नहीं होता। हमने बताया कुछ तो तुरंत रिएक्शन करते हैं, लेकिन कुछ समय से जो सेल्स से रिएक्शन आता है ना, जैसे एंटीबॉडी से रिएक्शन आया वो तो तुरंत हुआ, लेकिन जो सेल से रिएक्शन होता है उसमें टाइम लगता है। इसमें क्या 2 से 4 सप्ताह लगता है, मतलब 15 से 30 दिन समय लग सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन के साथ, ठीक है। पीजन, पीजन भी एक बड़ा कारण है। पीजन की जो बीट होती है ना, वो लंग्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान कर सकती है, तो पीजन से दूर रहें, ठीक है। कबूतर जो है उनसे दूर रहें, ठीक है। ये आपको लंग्स को बहुत ही जल्दी खतरनाक तौर पर इन्फेक्ट कर सकते हैं, और ये बहुत ही फेटल हो सकता है, मतलब कि एकदम डेड, जैसे रेबीज का जैसे होता है ना, उस तरह से हो सकता है, ठीक है। और ये रोमांटिक अर्थराइटिस है ना, आ, ये हार्ट की जो वॉल है और पेरिकार्डियम, हम लोग पेरिकार्डियम इसको ब्रेन भी कहते हैं प्रेशर में, लेकिन यहाँ पेरिकार्डियम कहा जा रहा है, हार्ट का जो कवर है उसको, वो कठोर हो जाता है तो उसे काम करने की क्षमता प्रभावित होती है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो है रोमांटिक अर्थराइटिस जो है, ठीक है, रोमेंटाइड नहीं, रोमांटिक अर्थराइटिस, ठीक है, जो हार्ट के वॉल्व के स्टोनोसिस मतलब कड़े होने के कारण होता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट, ठीक है, हम लोग कर सकते हैं एलर्जी मेडिसिन पे, ठीक है। तो अब हम लोग जो आते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट पर कि ट्रीटमेंट कैसे करें। तो ट्रीटमेंट का तरीका यही है कि कमर के नीचे अगर एलर्जी है तो उसका ट्रीटमेंट AD1 पे होगा, AD1A या AD1B, ठीक है, या AD1C। AD1 पे कमर से नीचे की चीजों का ट्रीटमेंट होगा। कमर और छाती के बीच की जो समस्या है उसके लिए AD2 है, और फिर गर्दन से ऊपर की जो समस्याएं हैं AD3, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे। कमर से नीचे AD1, कमर और गर्दन के बीच में AD2, और ये गर्दन से ऊपर के जितना भी प्रॉब्लम है सबके लिए AD3, है ना। तो 1 से 3 तक ही इसमें पॉइंट है, लेकिन AD1 और B का थोड़ा ज्यादा ही जो है गिनती हो गई। एक एक करके देखते हैं। AD1 जो एलर्जी ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के निचले हिस्से की एलर्जी जो होती है, वो हम AD1 से ट्रीटमेंट करते हैं। AD1 के आप लोकेशन को देखकर, ये नील के पास है, ठीक है। तो एलर्जी जो है लोअर पार्ट में, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। पैरों की जो स्किन की एलर्जी, ठीक है, पेट की जो स्किन है उसकी एलर्जी होगी, पेट भी आ गया है इसमें, ठीक है। पेल्विस, जांग के पास का जो है और लोअर एब्डोमेन का पार्ट है, ये सब उसमें आ गया। पीठ, जो लोअर आपका बैक है, ठीक है, वहां की पीठ भी, वहां भी स्किन रिलेटेड कोई इशू हुआ तो यहाँ पे। ब्लड वेसल्स में, शरीर के नीचे मतलब नाभि से नीचे का जितना भी पार्ट है उसके किसी भी ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम हो तो AD1 लगा सकते हैं। और हम जो है इसका ट्रीटमेंट स्टमक पर भी कर सकते हैं, पेट का जो है उसके लिए, ठीक है। आंतें भी आ जाती हैं, एलर्जिक कोलाइटिस इसको कहते हैं, उसमें भी अगर आपको दिक्कत है तो भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यूरिन, देखिए महिलाओं को जो है ना इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, और ये इन्फेक्शन एलर्जिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो UTI में भी हम AD1 का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और वजाइनल इचिंग में भी हम इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। नाभि के नीचे जो भी आपका हिस्सा है AD1, याद करना कितना आसान है। जिन्होंने बनाया है कितना समय दिया होगा, कितना मेहनत किया होगा, आप समझ सकते हैं, है ना।
और इतना आसान तरीके से समझाया भी हम लोग को। अच्छा, AD1 के बाद AD1A है, ठीक है। ये सभी पॉइंट बोन पर होते हैं। बोन पर आप जिमी से मसाज कीजिए, वहां दर्द है, आपको वहां पर स्टारमेंट लगा देना है। यही डायग्नोसिस है, यही ट्रीटमेंट है। पेन है, डायग्नोसिस, स्टारमेंट लगा दीजिए, ओके, ट्रीटमेंट, ठीक है। अब AD1A है, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी और ब्रेन का एलर्जी का ये पॉइंट है। स्पाइन का जो है, स्पाइन में या ब्रेन में आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अल्जाइमर्स हुआ, ब्रेन में हिस्टामिन का एक्सेस होने से ये हो सकता है, ठीक है। अगर हम ये समझते हैं तो हम AD1 पे ट्रीटमेंट, 1A पे ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। और AD1B जो है वो CMP है, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। CMP मतलब क्या, मेन पॉइंट, किसी मेरिडियन का मेन पॉइंट CMP कहलाता है। अब जो है पूरा का पूरा मेरिडियन पे आपको ट्रीटमेंट देना है, तो AD1B दीजिए जो CMP है इसका, ठीक है, इसका मेन पॉइंट हो गया, ठीक है। AD1C जो SMP पॉइंट है, ठीक है। और ये जो है जो आर्टरीज है जो टाइट हो जाती है, किसी की आर्टरीज टाइट हो जाती है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है ना, तो उसमें टाइट हो जाती है, कड़ापन, उसको दूर करने के लिए AD1C हम देते हैं, ठीक है। और ये जो धमनियां होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनमें जो दीवार होती है, ठीक है, जो ब्लॉकेज होते हैं, उनको दूर करने के लिए AD1C हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, AD1C हम लोग पूरे बॉडी के ब्लड वेसल्स के लिए दे सकते हैं। AD1C पूरे बॉडी के ब्लड वेसल्स के लिए दे सकते हैं, है ना। पूरे बॉडी में कहीं ब्लड वेसल्स है, उसमें कड़ापन है, जो कड़ापन है, सख्त जो हो गया है, स्क्लेरोसिस हम लोग जिसको कहते हैं, वही आगे चल के डिजेनरेशन का कारण बनेगा, टूट फूट का कारण बनेगा। जो चीजें कड़ी हो जाती है ना, बहुत जल्दी टूटती है। जो चीजें लचकदार होती है ना, वो टूटती नहीं। यहाँ पर वही सिद्धांत अप्लाई करते हैं। तो हम लोग कहीं भी ब्लॉकेज है तो AD1C यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये जो कंडीशन है, आर्टरीज का जो है टाइटनेस से, सख्त या फिर टाइट हो जाना है, ठीक है, एलर्जी में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब जो है ब्लड के अंदर जो डैमेज हो जाता है, उसको आर्टेरियल स्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है, जो अंदर की दीवार है। इस पॉइंट पर AD1C पर हम जो है मसाज करते हैं। अगर दर्द होता है तो इसका मतलब हमारे आर्टरीज सख्त हैं और उनकी इलास्टिसिटी कम है, ठीक है। और इस पर हम एजिंग का भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज होती है ना, हमारे ब्लड वेसल्स कमजोर होने लगते हैं। हाई BP का भी इलाज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ब्लड वेसल्स जो है ना सख्त हो जाते हैं, तो उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और ब्लड प्रेशर जो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर का भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और ब्लड बॉडी में रुक रहा है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कहीं घाव पर ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो वो गैंग्रीन हो जाता है, ठीक है। और डायबिटीज भी हो जाता है अगर हमारे पेंक्रियाज के सभी पार्ट में प्रॉपर रूप से ब्लड नहीं पहुंचता है, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ये सब ब्लड फ्लो को बढ़ाने वाले पॉइंट, ये सब क्या है, ब्लड फ्लो। ये जो पॉइंट डब्ल्यू ये 1C, AD1C, ये ब्लड के फ्लो को बढ़ाने वाला पॉइंट, ठीक है। ब्रेन में कई बार ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, ठीक है।
तो यह ब्रेन में ब्लड का फ्लो बढ़ाता है, उसको लचकदार बनाता है, ताकि सोचने समझने की क्षमता बनी रहे। ठीक है। 82 81 पे ही इतना सारा हमने अभी ज्ञान जो है समझा। ठीक है, 82 भी बहुत कुछ है। ठीक है, यह जो है अब जान गए कि 81 क्या था, नाभि से नीचे का था। ठीक है, और कुछ स्पेशल फंक्शन थे। नाभि से ऊपर जो चेस्ट एरिया गर्दन तक का, उसके लिए 82 है। ठीक है, 82 इस पार्ट में एलर्जी, छाती में, गर्दन में, तो ये छाती की त्वचा की एलर्जी, छाती और गर्दन में एलर्जी। ठीक है, लाल हो गया कुछ वैसा है, यहाँ काम करेगा। ठीक है, अब एक पीछे चल जाइए, पीठ का जो है एलर्जी है, जैसे पीठ में खुजली वगैरह हो गई है। ठीक है, रैशेस आ गए तो भी ये काम करेगा। ठीक है, हाथ और जो बाजू है उनकी एलर्जी भी काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा अंदर क्या, लंग्स, लंग्स से जुड़ा हुआ एलर्जी है तो भी काम करेगा। हार्ट में मायोकार्डाइटिस, एलर्जिक मायोकार्डाइटिस। ठीक है, मसल्स जो है, जो हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, खेमका उसको प्रदाह, प्रदाह उन्होंने नाम दिया है, अब एग्जैक्ट वर्ड नहीं। तो हार्ट का जो है मसल्स है, उसमें भी एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, कड़े हो रहे हैं। हार्ट के लिए भी आप दे सकते हैं। ठीक है, स्किन तो हो ही गया, गर्दन आगे और पीछे हो गया, और हाथ और बाजू ये भी आगे, ये सब एक सिंगल पॉइंट A2 से आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, जानवर के बाल, पंख से जो एलर्जी होती है उसके लिए भी यहाँ ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, पौधों के जो, ये सब लंग्स से ही जुड़ा हुआ है, जैसे पॉलिप्स हैं, पॉलन है, पॉलन जिसको हम लोग कहते हैं, पौधों का जो पराग है। ठीक है, वो आएगा। ठीक है, जो भी लंग से जुड़ा हुआ है, जब सांस से जुड़ा हुआ जो एलर्जी है, सांस से कुछ अंदर गया और निकल गया, वो सब आ गया। ठीक है, तो AD2 हम दे रहे हैं इसके लिए। ठीक है, जो सांस से जुड़ा हुआ कोई भी एलर्जी आ गई। अब यहाँ पर जो है AD2 के साथ हम LU11 LU10D का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब ये LU11 समझ में आता है कि ये तो क्या है, ये तो चाइनीज एक्यूपंक्चर वाला पार्ट है। लेकिन LU10 तो वो भी समझ में आता है, लेकिन 10D क्या है। तो डॉक्टर बोल ने चाइनीज एक्यूपंक्चर के जो मेरिटक ने, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें खोजी जो पहले नहीं थी। तो ये LU10D वही पॉइंट है। LU8 तो एलर्जी का अस्थमा के स्पेशली 3 पॉइंट है। AD2 चूंकि लंग से जुड़ा हुआ है, LU1, ठीक है, ऐसे भी हम लोग अस्थमा या खांसी के लिए देते हैं इसको। LU10D ये स्पेशल एक पॉइंट जो है, जो चाइनीज मेडिसिन का है, लेकिन डॉक्टर बोल ने नया डेवलप किया है उस चैनल पर। LU10 पहले से था, लेकिन LU10D उन्होंने नया डेवलप किया। ठीक है, और LU11 पहले से था, डेवलप नहीं किया, लेकिन उसके नए फंक्शन जो उन्होंने क्रिएट किए। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, AD3 पर। ठीक है, जो उसके ऊपर का, गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा है, ठीक है, हम लोग हेड कर रहे हैं जिसको, उससे जुड़ा हुआ कोई एलर्जीज का इशू रहा तो, ठीक है, तो स्किन में, सिर का स्किन में हो गया, आंख नाक कान में एलर्जी हो गया। ठीक है, नाक का जो पैसेज है, नाक में एलर्जी हो गई, जिसको हम छींकते हैं बार बार। ठीक है, पारानेजल साइनस की एनर्जी, ये सभी जो हम लोग छींक और खांसी से जुड़ा जो भी हो गया। ठीक, खांसी का तो AD2 पर भी करेंगे और AD3 पर भी करेंगे। बालों में एलर्जी हो गई। ठीक है, एलर्जिक है फीवर, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि किसान जो काम करते हैं और जो फूल पत्तों से या जानवरों से जो एलर्जी होती है, वो सब एलर्जिक है फीवर में आता है। सबके लिए AD3, क्योंकि ये गर्दन के ऊपर। नाक का एलर्जिक राइनाइटिस, परेशान रहते हैं लोग। ठीक है, राइनाइटिस के लिए AD3 भी देते हैं। माइग्रेन, ठीक है, एलर्जी हेड में अंदर होते हैं, इसके कारण माइग्रेन होता है। माइग्रेन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं हो रहा सही से। एक्चुअली वो रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन है, जिस कारण AD3। ठीक है, आंख में लाल होना, खुजली होना, पानी आना। ठीक है, मुंह में जो है, ओरल कैविटी में जो है,
गला लाल हो जाना, सूखना, ये भी इसमें आ जाता है। तो कुछ नोट है, जो ये एलर्जीज होते हैं ना, उनका संबंध लीवर की कमजोरी से होता है। लीवर अगर कमजोर रहेगा तो एलर्जी होना बहुत ही आसान है। ठीक है। और स्पेशली हेड का जो हिस्सा है, आंख और इसके आसपास का, मतलब कि हेड का जो एलर्जी है, उसमें लीवर 3 पॉइंट भी देते हैं, क्योंकि यह लीवर के कमजोर होने का पॉइंट। लीवर 3 क्या है? लीवर 3 तीसरा नंबर का पॉइंट है, और ये जो है मास्टर पॉइंट है। ठीक है, इसको हम लोग CMP कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, मतलब पूरे चैनल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ना, तो वही है, सबसे चैनल का सबसे इंपॉर्टेंट लीवर 3। ठीक है। तो लीवर 3 आपको ये देता है। ठीक है। अगर कमजोर है लीवर तो आपको उस पर ट्रीटमेंट करना है, इस चीज का ध्यान। अब हम लोग डिपोजिशन फेज, ठीक है, इस पर कल बात करें। आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है। बालों का झड़ना भी एलर्जी रिएक्शन ही होती है। ठीक है। AD3 on metacarpal yes, it is on metacarpal protein. ओके। AD3 देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये जो होते हैं ना, यहाँ देखिए, ये बोन का ये कर्व के पास, यहाँ कर्व के पास, ये हाफ कर्व के पास, ये भी ये कर्व के पास, ये कर्व के पास ही ये पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, स्पेशल। राइट हैंड में क्यों करें, हम लेफ्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड मैंने दिखाया, लेकिन लेफ्ट हैंड में कर सकते हैं। ठीक है, बोथ हैंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बोथ हैंड्स हम ले सकते हैं। ठीक है, ये डोर्सल साइड है, मतलब कि ये जो आपका हथेली के पीछे का साइड। तो चलिए, आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इसको फिनिश कर रहे हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद डिस्कशन कीजिएगा। ठीक है।